हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, हाँ फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त तेरे लिए ना चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। क्या है डिस्कशन? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स तो पता है तेरे को, कांस्टेंट फोर्स की तो बात हो चुकी है पहले, और पता भी होगा कि जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी नहीं बदले, हाँ सब कुछ वैसा का वैसा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कहीं कोई चेंज न हो, दैट इज कांस्टेंट फोर्स। ओके, वेरिएबल फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स मतलब ये कि मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज हो गया मान लो, या डायरेक्शन में कुछ चेंज हो गया, या दोनों में कुछ चेंज हो गया, तो ये सारा वेरिएबल फोर्स है ना। और ये कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा तो वो टाइम पे भी डिपेंडेंट करेगा, टाइम बदलेगा तो वो भी बदलेगा, या पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, तो ये सब वेरिएबल फोर्स है। तो लेट्स डिफाइन इट, फिर उसको और समझाता हूँ। तो डेफिनेशन क्या देंगे वेरिएबल फोर्स की? तो चलो ये रही डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ डिपेंड्स ऑन टाइम और पोजीशन in which force, that force is called variable force। तो चल लिख ले, फोर्स ऐसा नहीं, अपन इजीली लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ वेराइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन। सच फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। अब तू ऐसे स्टार्ट कर सकता है, द फोर्स इन विच मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ वेराइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन, सच फोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। एक और धांसू पॉइंट दे रहा हूं, ये जो कांस्टेंट फोर्स वाला मामला है ना, ये बहुत रेयर है। डेली लाइफ में हम जो एनकाउंटर करते हैं, हमारा जिनके साथ पाला पड़ता है, वो सारे मोस्ट ऑफ द वेरिएबल फोर्स होते हैं। जो डेली लाइफ में हम करते हैं काम, उसमें सारे वेरिएबल फोर्सेज अप्लाई होते हैं ज़्यादातर। कांस्टेंट फोर्स वाला मामला बहुत रेयर है ना। तो ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन है, लिख दे क्या कि कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। जनरली commonly variable force is encountered in daily life। क्लियर? चल अब तुझे थोड़ा सा यहाँ पे जगह लेके ये बताता हूँ। अब आउट ऑफ द थियरी जाके थोड़ा समझाता हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ वेराइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन का क्या मतलब है। जैसे देख, ये एक्स्ट्रा है, हाँ ये थियरी में नहीं लेना है, यहाँ से एक्स्ट्रा है पूरा, देख ले क्या। जैसे तेरा फोर्स है 5 न्यूटन, ये कांस्टेंट है रे, कहाँ बदल रहा है? 5 को बदलने का कोई चांस है नहीं, है ना। लेकिन इसकी जगह ऐसा होता तो फोर्स इज 5t, ये बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर t है ना, तो t तो अलग अलग होता है। जैसे ही अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तब टाइम क्या होता है? 0। थोड़ी देर बाद टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। थोड़ी देर बाद टाइम क्या होता है? 2 सेकेंड। ऐसे टाइम बदलता जाता है ना जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है। तो देख अलग अलग टाइम पे फोर्स क्या मिल रहा है। यू जस्ट रिप्लेस दिस t बाय 0, सो यू विल गेट 0 फोर्स। मतलब बिगिनिंग में 0 फोर्स है ये। फिर t की जगह पे 1 रख दे तो 5 बन जा 5, फिर t की जगह पे 2 रख दे तो 2 5 जा 10। तो देख फोर्स बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तेरा फोर्स भी बढ़ रहा है। 0 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। डिपेंड्स ऑन टाइम, वेराइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ही पोजीशन वाला भी होता है, उसका एग्जांपल ले ले। फोर्स इज इक्वल टू सपोज 3x² ले, तो ये बदलेगा क्योंकि x क्या है? डिस्टेंस है। तो जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तब इतना डिस्टेंस था, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो वैल्यू बदलेगा ऐसे ही, तो फोर्स भी बदलता रहेगा। अब पकड़ में आया क्या मतलब होता है डेफिनेशन का कि हाँ
फोर्स, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का एग्जांपल दिया, अभी डायरेक्शन का एग्जांपल देने बैठूंगा अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। दे सकते हैं रे यार, देख जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 0 टाइम पे, तो उसका डायरेक्शन ऐसे है फोर्स का, ठीक है, मान ले फोर्स इधर लग रहा है किसी वजह से, फिर 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट का फोर्स का डायरेक्शन मान लो इधर है, तो बदल गया ना, इधर था तब जे कैरेट डायरेक्शन था, इधर आया तो -i कैरेट। हालांकि ये यूसीएम हो तो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स होता है, मैंने यूसीएम का एग्जांपल नहीं दिया है, कहीं भी अपनी मर्जी से फोर्स का एरो ड्रॉ किया है, समझ रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन ऑल्सो कैन बी चेंज्ड। तो बस अब मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं तुझे वेरिएबल फोर्स का मतलब समझाने में सेटिस्फाइड हुआ तेरे से क्या, मेरे से, मतलब मेरे काम से मैं सेटिस्फाइड हुआ, तू भी हुआ तो ठोक डाल कमेंट में कि हाँ सर, चालू टॉपिक को छोड़ के आप साइड में कहाँ घुस गए थे, लेकिन हमको मजा आया। अब इसको मिटाना पड़ेगा दोस्त, मेरे पास लिखने का जगह फिर कम होता है ना। चल तेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले एक्स्ट्रा वर्क का, ओके। चल अब अपनी मेन थियरी को स्टार्ट करते हैं। मेन थियरी में क्या है, वर्क डन फाइंड करना है। अरे सर हमको तो आता है वर्क डन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स, खुश मत हो, ये फार्मूला है ना कांस्टेंट फोर्स के लिए था, और यहाँ पे बात चल रही वेरिएबल फोर्स की, और सर हमको तो कांस्टेंट फोर्स वाला ही आता है, तो उसी से लाएंगे आंसर, घबरा नहीं, जो तेरे को आता है उसी से आंसर आएगा, डोंट वरी। देख चल, कांस्टेंट फोर्स के लिए तो वर्क पता है ना, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कांस्टेंट फोर्स जब लगता है तब जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल और वर्क लाना है, तो लाते ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा रे, घबरा मत। चल इसके लिए सबसे पहले ग्राफ को कंसीडर कर दे, ये रहा ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। रुक, कुछ करते हैं ग्राफ में, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ड्राइंग करते हैं। क्यों कर रहे हो सर? अरे शांति तो रख रे, करने तो दे रे, फिर बताता हूँ ना। एंड यू नो माई नेचर, बिना समझाए बिना अच्छे से डिलीवर किए मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ये रहा ग्राफ, देख रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको ग्राफ बोलते हैं। तो सर ये सब बम्बू कहाँ लगाए रे? बम्बू नहीं लगाए रे, ये सब ग्राफ के नीचे जो कवर्ड एरिया है ना वो दिखा रहा है कि ग्राफ के नीचे इतना एरिया, जैसे कोई भी ग्राफ होता है, ये रहा तेरा ग्राफ फॉर एग्जांपल, इसको ग्राफ बोलते हैं। ये तो एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ग्राफ तो सिर्फ इतना ही होता है ना, ये रहा ग्राफ। अब मैं नीचे यूँ ड्रॉ कर दूँ ना, तो ये क्या है, ये पूरा पोर्शन एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे इतना एरिया कवर हो रहा है। तो तेरा ग्राफ के नीचे का ये कवर्ड एरिया ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। ये रेड कलर का ग्राफ नहीं है सारा, समझा? अरे टॉपिक की नस तो पकड़ में आनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ने का भी कुछ मतलब होता है लाइफ में। चल दोस्त आज आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लिख दे, अच्छा ये इनिशियल पोजीशन है xi और ये फाइनल पोजीशन है, इसके आगे खत्म मामला। तो चल तेरा पॉइंट क्या लिखेगा? तो पॉइंट तो अपन दासू ही लिखते हैं क्योंकि हम है ही दासू। चल लिख सबसे पहला पॉइंट क्या, इन फिगर ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट x फॉर वन डायमेंशनल मोशन इज शॉन। लिख दे, हम वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। यस, इन फिगर ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट x इन वन डायमेंशन फॉर वन डायमेंशनल मोशन इज शॉन। ठीक है भैया, तो कुछ नहीं। अब एक काम करो, कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फोकस करो। क्यों बताऊं? अपनी क्या बात हुई थी कि कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क का ये फॉर्मूला चलेगा, है ना। अब यहाँ तो फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। लेकिन तू इतना सा इमेजिन कर कि जैसे 2 सेकंड पे फोर्स तेरा 5 न्यूटन है। 2 सेकंड पे, समझना इस घटना को, 2 सेकंड पे तेरा फोर्स 5 न्यूटन है और 3 सेकंड पे तेरा फोर्स होने वाला है 7 न्यूटन या 6 न्यूटन।
और 4 सेकंड पे तेरा फोर्स होने वाला है मान लो 8 न्यूटन, मतलब फोर्स बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है। लेकिन मैं ये टाइम स्लॉट इतना स्मॉल कर दूं तो इस 5 को 6 बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो वो बदल ही नहीं पाएगा उतने से वक्त में, है ना। हाँ, तो टाइम स्लॉट बहुत ही छोटा सोच लो कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो उतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में फोर्स को बदल लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तब पकड़ लेंगे उसको। हाँ, और उतनी छोटी सी चीज़ के लिए फॉर्मूला ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, तो फिर सारे ऐसे ही छोटे छोटे कंपोनेंट बना बना के पूरा सबका वर्क लाके प्लस कर देंगे ना। हाँ, फोर्स को कांस्टेंट रखने की चालाकी है ये चालाकी है कि 2 से 3 सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड में तो फोर्स बदल जाएगा, तो 1 सेकंड होने मत दे, उससे पहले बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए उसको नोट डाउन कर ले, तो उतने से इंटरवल के लिए फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं, और ये फॉर्मूले से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा एक बार। ठीक है, चल तो पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूं तेरे को, देख लिख अब। कंसीडर्ड और रेक्टेंगुलर, इसका जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसको डेल्टा एक्स समझ ले। कंसीडर रेक्टेंगल एरिया covered under the graph which is shown by delta x in the figure. Consider a small rectangular segment of delta x displacement. मतलब हमने बहुत छोटा लिया ये बारीक, तो अब यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट लिख दे कि फॉर दिस सेगमेंट एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस द वर्क बाय दिस फॉर्मूला। हाँ, लिखना तो बहुत कम होता है, समझने के लिए मुझे बहुत बोलना पड़ता है, समझाने के लिए लिखने में तो छोटा ही लाइन होता है ना। फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट और एलिमेंट, हाँ, फॉर दिस स्मॉल सेगमेंट area covered under the graph represents work, ये रहा वर्क, डेल्टा W इज इक्वल टू F डेल्टा X। फॉर्मूला आ गया नहीं आया रे भाई, तुझे क्या बोला था कि यहां से यहां तक का पूरा वर्क लाना है, तूने क्या चालाकी की, कितना छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्क ले आया, इन बाकी सारों का क्या, यहाँ पे भी वर्क हुआ होगा, यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ सब जगह हुआ होगा भैया, तो उनका क्या, तो सबका ऐसे इंडिविजुअल अलग अलग फाइंड कर, जैसे इसका किया 1, फिर इसका कर 2, 3, 4, 5, 6, सबका कर, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे सेगमेंट मिल जाएंगे, उन सबका करके फिर उनका प्लस कर दे तो आंसर आ गया। लेकिन इतना कौन करेगा सर, हाँ तो नहीं करना है ना, तो उसका मैथमेटिकल शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। चल दोस्त आजा, क्या है कि नाउ द टोटल वर्क फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन कैन गिवन एज बिलो, और वो सिग्मा वाला फॉर्मूला लगा दे, सिग्मा का मतलब सारा प्लस हो गया ना अंदर। हाँ तो लिख ले, टोटल वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड, भाई दिख रहा है कि बाहर चला गया मैं टेक्नीशियन, टोटल वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो, सिग्मा एफ डेल्टा एक्स। और ये जो सिग्मा मतलब सारा टोटल हो गया सर इसके अंदर, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक का, यहाँ से लेके, ये मैथमेटिकल चालाकी है कि इतने सारे एलिमेंट के ऐसे फॉर्मूले ला ला के उनका टोटल करने बैठोगे रात हो जाएगी। हाँ तो सिग्मा लगा दिया मतलब सबका प्लस इसके अंदर आ गया, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया तेरा। अब मान ले टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो ये सिग्मा को इंटीग्रेशन से भी दिखा सकते हैं। हाँ तो लिख दे एक दांसू डायलॉग, फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये भी ऑप्शन हो सकता है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दोनों में से जो भी दोनों छोटे होंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स। यहाँ पे हो गया एक्स आई और ये हो गया एक्स है। इस फॉर्मूले के लिए हम सर्च कर रहे थे कब से, जगह की कमी में आंसर भी ऐसे ही आया है। आ गया तेरा आंसर, ले कर मजे। तो छोटा सा थियरी था लेकिन समझ बहुत काफ़ी गहरी है।
आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इस टाइप की समझ आपकी और क्लियर होती जाएगी। लेकिन मैं हार नहीं मानना है, अरे मैं तो दासू टीचर हूँ, मुझे तो इससे मतलब है कि तेरी लाइफ में अभी तक वर्क का ये 2 फॉर्मूला आया, ये इंटीग्रेशन वाला और ये सिंपल, तो ये क्यों आया, अब इसका क्या काम पड़ेगा आगे, तो उस पर बात करते हैं ना। तू स्क्रीनशॉट ले ले, आगे का जो 8-10 मिनट है उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग सम्स के थ्रू। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट, देख बोर्ड एकदम वाइट नीट एंड क्लीन हो गया ठीक है दोस्त, चल अब मेरा खुद का पढ़ाई अपना ढंग का तरीके वाला, ये क्या फॉर्मूले है, क्यों चाहिए तेरी लाइफ में, फिजिक्स में क्या काम पड़ेगा इनका, उस पर बात करते। देख 2 फॉर्मूले है तेरे पास वर्क के, एक तो ये सिंपल वाला ना F.D, ये वाला है, और एक फॉर्मूला अभी आया ना आज, क्या, इंटीग्रेशन F/dx, इंटीग्रेशन, ये लिमिट, अपर लिमिट ऊपर वाला, लोअर लिमिट नीचे वाला, ठीक है दोस्त। 2 फॉर्मूला आया तेरी लाइफ में वर्क के लिए, क्या काम है सर इनका, अरे बहुत काम है रे, तू देखता तो जा। एक बात तो बहुत क्लियर है कि फोर्स वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला लेना है, वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला लेना है, और कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला लेना है ना। सिंपल सी क्लेरिफिकेशन है ये। तो अब मैं 2-4 सम्स करवाता हूं ताकि तुझे पता चले। अच्छा सर ये तो पक्का आ गया कि कांस्टेंट फोर्स आएगा तो मैं ये फॉर्मूला लूंगा और अपना मार्क्स ले लूंगा, वेरिएबल फोर्स आएगा तो ये लूंगा, लेकिन तू फोर्स को पहचान पाएगा कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्वेश्चन में तो बोलेंगे नहीं, तो पहचान कैसे होती है देख। चल आजा एग्जांपल्स देता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और उसके डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 3 मीटर। तो वर्क फाइंड करो। क्वेश्चन ने तो इतना बोला और क्वेश्चन फ्री हो गया इसकी जिम्मेदारी में से। ए भाई सुन, इसमें हिडन डेटा क्या है, 2 चीजें हिडन है। एक तो क्वेश्चन में एंगल नहीं बताया, तो भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है भाई साहब, तो एंगल तो यहाँ पे 0 होगा ना एक ही डायरेक्शन में। और सर फोर्स कांस्टेंट है कि वो भी नहीं बोला, तो क्यों बोलेंगे, ये फोर्स 5 दिख रहा है ना तेरे को, फोर्स क्या दिख रहा है 5 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट ही तो, इसमें कहाँ टी एक्स कुछ भी नहीं है ना, किसी वजह से बदलने वाला नहीं है ना। हाँ तो कांस्टेंट फोर्स का मामला है। तो सर फिर ये ले लो, तो ले ले, खुश हो गया ना, F/d cos थीटा। अरे यार डॉट है, इसको हटाएंगे तो कॉस आएगा ना। हाँ चल, फोर्स कितना है 5, d कितना है 3, थीटा कितना है 0, 5 3 जा 15 और cos 0 का वैल्यू 15 जूल आया भाई इसका आंसर। बोल, है ना इजी एकदम, मानना पड़ेगा ना इजी है। हाँ चल एक और लेता हूँ, तू थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूज हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है ना वो ये रहा 2i कैरेट न्यूटन, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ये रहा 4i कैरेट न्यूटन। चलो वर्क फाइंड करो, तो डायरेक्ट डॉट है ना तो कर ले, वर्क इज इक्वल टू F.d। F कितना है 2i, d कितना है 4i, 2 4 जा 8 और i डॉट i क्या होता है 1, 8 जूल। है सर आपने तो ये फॉर्मूला क्यों ले लिया, ये नहीं लिया, अरे फोर्स कांस्टेंट है, ये 2i में कहीं t कहीं x कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो उन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट फोर्स है। हाँ आया मजा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब थोड़ा तुझे वेरिएबल फोर्स के मामलों में ले जाता हूँ। हो गया ना स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3, यस। अब थोड़ा वेरिएबल फोर्स के दर्शन करवाता हूँ, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है। क्या, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन आता है। आपको आता है इंटीग्रेशन, सीखा है 3rd 4th चैप्टर में, आई होप सीखा होगा। मान ले नहीं सीखा है तो तेरे लिए 1 मिनट मेरा बिगड़ेगा, लेकिन तेरे को भरोसा बैठेगा कि चलो इंटीग्रेशन से मामला बिगड़ना नहीं इधर, तो 1 मिनट के लिए सिर्फ इंटीग्रेशन देख ले, छोटा सा, मैं डिटेल नहीं जाना है इंटीग्रेशन की, मेरा काम अभी ये वेरिएबल फोर्स को जस्टिफाई करना है। चल देख, तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा फंडा है यार, इतना इजी लेवल का आएगा अभी तेरे लिए, x⁻n dx, मतलब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन का सिंपल फंडा है, ऊपर +1 करो और वो जो टोटल बनता है उसको नीचे भी ले आओ। हाँ तो देख, ऊपर हम +1 करते हैं
और ये जो टोटल बना ना उसको नीचे भी ले आते हैं, हो गया काम। एक और एग्जांपल दूं, ले x³ dx, ऊपर +1 कर तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 को नीचे भी लिया, मामला खत्म। वन मोर एग्जांपल, x² dx, तो इसमें +1 कर हो जाएगा 3 और 3 को नीचे भी लिया। वन मोर एग्जांपल, x dx। सर इसमें तो पावर ही नहीं है, अरे होता है रे, लिखा नहीं होता है, 1 तो होता ही है ना। अब इसके अंदर एक और +1 कर तो हो गया 2/2। एक और ले ले चल, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अरे सर यहाँ पे तो x ही नहीं है ना, x तो 1 तो होगा ना, तो उसका इंटीग्रेशन होता है ये x। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dy तो उसका होता है y, समझा कि नहीं? हाँ, बस तो इतना सा इंटीग्रेशन में तू अपने आप को संभाल ले। हाँ, तो वेरिएबल फोर्स तेरा मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? उसका प्रैक्टिस करना रहे, जरूरी चीज़ है ये। चल आ जा, एक एग्जांपल देता हूँ आज वेरिएबल फोर्स का। जैसे फोर्स इज हियर 2x + 3x² + 7 न्यूटन, ये फोर्स है, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तेरे को कि भाई 2 मीटर पे वर्क फाइंड करो। चलो, नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? फोर्स देख, वेरिएबल दिख रहा है x, जैसे तेरा x बदलेगा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, वैसे फोर्स बदलता जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू चेंज होता जाएगा, फोर्स का आंसर बदलता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। यस, चल वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन लेंगे इस बार, डरना नहीं है। हाँ, अब तू बोलेगा सर लिमिट तो लो। अरे पहले सिंपल, ये बिना लिमिट वाला एग्जांपल सिखाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लिमिट वाला सिखाऊंगा। हाँ, सभी एक साथ। मुझे लगता है तेरे लिए टफ होगा, माना कि तू टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन मुझे तो डर लगता है ना कि यार सीधा हाई डोज बच्चा एक्सेप्ट करे नहीं करे। सारे बच्चे तेरी तरह होशियार टैलेंटेड तो नहीं है। हाँ, तो चल दोस्त, अब f की जगह पे 2x + 3x² + 7 dx हो गया। अब इंटीग्रेशन तो करो। इंटीग्रेशन किसका होगा? इस x का होगा ना। x का इंटीग्रेशन साहब क्या होता है? x²/2 दिख रहा है, x²/2 प्लस ये 3 को 3 रहने दो, ये x² का इंटीग्रेशन x³/3, x³/3 हो गया इंटीग्रेशन। 7 को रहने दो ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन यक्स। बहुत पढ़ा के थक जाने तो ऐसा पागलपन होता है, x को यक्स बोलने लग जाते हैं हम लोग। 2 2 3 3 गॉन, x² x³ 7 यक्स। अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं रे, x2 दिया है, डाल दे इसमें x की जगह पे 2। देख 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब और 2, इसको सॉल्व कर दे, आंसर लगा ना इजी। हाँ, तो फिर इस टाइप का आएगा तो तुझे मजा आएगा, डोंट वरी, तू कर पाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अब एक लिमिट वाला सिखाता हूं, चल 1 2 एंड 3। चल अब एक लिमिट वाला सिखाता हूं। लिमिट का क्या फंडा है रे? अरे धांसू फंडा है, देख इधर। जैसे ये लिमिट है 2 to 5 समझ ले, और टर्म है तेरा x² dx। तो क्या करना है लिमिट का? करते हैं पहले इंटीग्रेशन तो कर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² का? देख x³/3, x³/3, और लिमिट क्या आया 2 to 5, है ना? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब लिमिट का क्या फंडा है? अपर लिमिट को पहले वेरिएबल की जगह पे इंस्टॉल करना है। वेरिएबल कौन है इसमें? x ना, तो अपर लिमिट को x की जगह पे डालना है, फिर माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x। तो चल, ये 3 का कुछ काम नहीं, तू बाहर निकल चल। हाँ, अब x की जगह पे एक बार अपर लिमिट को डाल दे 5 को, तो हो गया 5³ माइनस, फिर एक बार इस लोअर लिमिट को x की जगह पे डाल दे, तो हो गया 2। हाँ, तब सॉल्व कर सकता है ना इसको, 125 - 8, जो भी सॉल्व करेगा वो आंसर। बोल, तो लिमिट का ये फंडा है, ऐसे लिमिट को डील करना है तेरे को। मुझे लग रहा है तू 11th में नया बच्चा है, इसलिए बहुत ही छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो तू बहुत टैलेंटेड है, तो फिर आगे बढ़ता जा। हाँ, चल अब एक एग्जाम पढ़ देता हूँ तेरे को। एग्जाम पढ़ो, एग्जाम पढ़ क्या देंगे।
छोड़ देते हैं। एफ इज इक्वल टू 3x² प्लस सिंपल सा रखता हूं 2x। ओके, अब क्वेश्चन है फाइंड वर्क फ्रॉम x इज इक्वल टू 3 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट ने x इज इक्वल टू 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके दरमियान उसको वर्क कितना लगा। ड्यूरिंग दिस सीन हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। वेरिएबल फोर्स का मामला है। चल इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर, ज़्यादा सोच मत। ये इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इज द फार्मूला। लिमिट क्या है, इनिशियल लिमिट 3 है और फाइनल लिमिट क्या है 5 मीटर की। ठीक है, अब इजी है मामला, देख 3 एंड 5। एफ को इधर से पकड़ के लिया 3x² प्लस 2x। dx तो dx है भैया, ठीक है। अब चलो इसका इंटीग्रेशन, 3 तो 3 रहेगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3, x³ बाय 3 और लिमिट क्या लेंगे 3 to 5। अच्छा, लिमिट को बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं, तो तू ऐसे लिख बस, कहीं टेक्निकली तेरा कुछ रॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, प्लस 2। अब ये x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² बाय 2, x² बाय 2 लिमिट 3 to 5। ये भाई समझ में आ रहा है? मैं ज़्यादा कैमरे के सामने नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान बोर्ड पे होता है, मुझे इधर देखना है। ठीक है, हाँ, ये वीक पॉइंट बोला था एक दो बच्चों ने कि सर आप कैमरे से इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करते हो। तो मैं कैमरे पे देखने थोड़ी आया हूँ, अपनी शक्ल दिखाने थोड़ी आया हूँ बार बार। मेरा ध्यान तो इधर, इस पे मेरा फोकस होना चाहिए ना पूरा। इसमें कोई कुछ गलती होगी तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ये कैमरा फियर है। हाँ, तो मैं ज़्यादा कैमरे के सामने देखता नहीं हूँ, ले तुझे देखना है जी भर के देख ले एक बार। हाँ, सर ने इंटरेक्शन किया ना कैमरे से, चल अब इधर आ। चल, ये 3 को तो बाहर फेंक रहे, कुछ ले निकल चल। हाँ, ये 5 को इधर डाल दे x की जगह पे, 5³ माइनस। अब ये 3 को इधर डाल दे x की जगह पे, यस, प्लस ये 2 गया। अब 5 को अंदर डाल दे x की जगह पे, 3 को अंदर डाल दे x की जगह पे, हो गया 125, 9, ये हो गया 25। ये 9 नहीं होगा, 27 होगा। मुझे पता ही नहीं था ये गलत है। यहाँ पे 9 आया ना तो दिखा कि ये 2 है फिर भी 9, 3 है फिर भी 9, तो रियलाइज हुआ कि इट इज अ मिस्टेक। अब इसको सॉल्व करो, आंसर है ना। तो मेरा आज का एक्चुअली मकसद ये था ही नहीं कि तेरे को पूरा थियरी समझाओगे। थियरी 4-5 स्टेप का था। मेरा तो फोकस यही था पहले से, इसी इरादे से आया था कि इसी लेक्चर में तुझे ये बताऊंगा कि अब ये फॉर्मूला तेरी लाइफ में एंट्री हो चुका है 11th साइंस में, तो इसके साथ क्या करना है डील, वो पढ़ाना मेरा ज़्यादा इंटेंशन था। तो तू एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, हो गया ना। अब दोस्त तुझे अच्छा लगा तो कमेंट में लिख कि हाँ सर हर थियरी के बाद हो सकता है, तो आप ऐसा थियरी रिलेटेड कुछ हमको एग्जाम्पल्स दो तो हमको समझ में आएगी थियरी हमारे कहाँ काम आने वाली है। और लगता है कि नहीं सर ऐसे फालतू में लंबा वीडियो मत बनाओ, तो तू जो भी तेरा ओपिनियन है कमेंट में लिख। ठीक है, चल बाय।